पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सना हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। ये पुणे में रहकर अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी का परिवार मुंबई में रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई मौजूद था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसीलिए वो मुंबई से पुणे आ गई थी। यहाँ पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, साथ ही वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम था। एल्डो के शोरूम में ये जॉब किया करती थी, यहाँ से पैसे भी कमाती थी। साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी, यानी कि सनम हसन हर फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश थे और वो अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पर एल्डो के शोरूम में वो जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब ये दिन आ जाता है 2 अक्टूबर 2012 का। आज के दिन सनम हसन का बर्थडे था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने के लिए पुणे आते हैं। ये पूरा दिन घूमते फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं। साथ ही सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम मोहनीश विजय था और इसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात को वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई। ऐसे दोस्त से तुम कभी भी कोई लड़की को तुम जज करना चाहता है ना, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में बात होता है कि कैसे तुम्हारा लाइफ ख़राब ना हो जाए लड़की की वजह से, और लड़की के लिए भी कुछ कुछ लेसन्स होता है कि कैसे तुम ख़राब मत हो जाना। ठीक है, तो इसमें तुम एक अच्छा फ़िल्टर है। किसी भी लड़की के बारे में अगर तुमको जानना है तो तुम देखो कि उसकी फ्रेंड सब कैसी है। अगर उसकी फ्रेंड सब बहुत गंदी है, उल्टा पुल्टा हरकत है, उसका बॉयफ्रेंड वगैरह का नटंकी है बहुत ज़्यादा, खूब एकदम समझो तो एकदम गंदा लाइफ स्टाइल है उसका, जो तुम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो तुम ये चीज़ मान लो कि अगर वो उसकी दोस्त है तो उसमें भी अच्छा खासा क्वालिटी होगा, सेम टू सेम। भले ही चीज़ तुमको अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो दिखा नहीं रही है। जब तुम वहाँ एब्सेंट रहता है तो उसका जो फक्कर चालू होता है, तुम क्या ही आइडिया होगा तुमको। भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनीश विजय ने ये पार्टी अरेंज की थी। अब ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की। ये रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है यानी कि 3 अक्टूबर 2012। सुबह के तकरीबन 8 बजे मोहनीश विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नज़दीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम की हालत बहुत ख़राब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज उनकी बेटी के साथ। पता है सबसे बड़ा रीज़न है ये चीज़, ये कोई भी पेरेंट्स का एक नाइटमेयर है अपनी बेटी को कहीं पढ़ने भेजना, अपनी बेटी को कहीं दूर कॉलेज भेजना। ये एक तरह से नाइटमेयर है। हम मानते हैं इस चीज़ को। तुम सोचता हो कि अरे बेटी है तो इसको घर में रखेंगे, कारण है ना उसके पीछे सिक्योरिटी। क्यों, क्या है सिक्योरिटी? लड़कों के लिए क्या सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल का जो बॉडी है उसका वैल्यू नहीं होता है। आप खुद एक बार सोच के देखिए कि एक समाज का असामाजिक तत्व अगर रोड पे घूम रहा है, मतलब सो कॉल्ड गुंडा सब, ठीक है, गुंडा क्रिमिनल सब, अगर मान लो एक गुट है जो रोड पे खड़ा है, वो अगर किसी मेल को जाते हुए देखता है रात में 12-1 बजे 2 बजे, तो क्या सोच रहा है? उसके सोच रहा है कि इसके पॉकेट में पैसा होगा, इसके हाथ में फ़ोन होगा, बाइक है तो बाइक होगा, ये है उसका इंटेंशन। ठीक है, लेकिन अगर रात में 12-1 बजे किसी फीमेल को देख लिया हो तो क्या ये सोच रहा है वो कि उसके हाथ में फ़ोन है कि नहीं, स्कूटी है कि नहीं? नहीं। इससे भी ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ है जो फीमेल ऑलरेडी कैरी कर रही है। क्या है वो? उसका बॉडी। किस लिए? प्लेजर के लिए। तो यही सबसे बड़ा नाइटमेयर है। इसीलिए अब तुम खुद तुमको अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताते हैं। मेरी एक कज़न थी कुछ टाइम पहले, अभी भी ज़िंदा है, उसके लिए टेंशन मत लो। ऐसे ही नॉर्मल इंसिडेंट तुमको बताते हैं। एक दिन ऐसे ही उसका रूटीन था, क्लासेस वगैरह करके शाम में 7 बजे तक घर आ जाती थी। नहीं आई, पूरा घर का माहौल 2 घंटा में जैसे पलटा था ना, वो देखने लायक था। कुत्ता की तरह स्टेशन पे हम ढूंढ रहे थे उसको, हर बस, जितना बस स्टैंड है, जितना ट्रेन स्टेशन है। और थी कहाँ वो? अपने फ्रेंड के है, लड़की फ्रेंड ऑब्वियसली। तो और कारण क्या था? बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो उसको लेके रिजल्ट वगैरह के लिए बहुत अपसेट थी। तो ऐसे ही वहाँ पे थी वो, फ़ोन उसका डाउन हो गया था, यही था। लेकिन उसके वजह से हमको क्या करना पड़ा? डर के मारे मेरा हार्ट बीट इतना हाई था उस दिन कि क्या हो गया होगा, क्या हम सबसे बुरा थॉट सोच रहे थे कि कोई इसको लेके नहीं गया होगा। मतलब बहुत अजीब थॉट। सिक्योरिटी वन ऑफ द मेन रीज़न है कि लोग नहीं चाहता अपनी बेटी को पढ़ाना।
क्योंकि पढ़ाना, अब देख रहा है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस आ गया है, तो तुम देखेगा ये चीज़ कॉमन कि हर पेरेंट्स अब इस चीज़ को मानता है कि हाँ हाँ कितना सब्सक्रिप्शन होगा हम दिलवा देंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मिल रहा है उसमें, घर में बैठ के आराम से टैब में पढ़ सकती है। तब उतना कोई रोक नहीं कर रहा है पेरेंट्स। रोक कब तक करता है? जब उसको पता चलता है कि बेटी बाहर रहेगी, अकेले रहेगी, वहाँ कोई नहीं है। ऐसा हो गया, वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसका तो फैमिली भी स्ट्रांग था, पता नहीं इंडिपेंडेंट का जो तुम लोग का जो चोट फैला के रखा है तुम लोग इंटरनेट से, कि कैसे किसी भी फीमेल को अपने पैर पे खड़ा होना होगा। मेल को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली ज़रूरी है, फीमेल को ज़रूरी नहीं है। मानते हैं इस स्टेटमेंट तुमको थोड़ा सा हर्ट कर रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। तुम खुद सोच के देखो, क्या जब फीमेल, अगर हम ही मेल है अभी, हमको अगर अभी शादी करना होगा, मेरा नेटवर्थ ऐसा है कि हम आराम से उसके जैसे 10 को संभाल ले, ठीक है, लेकिन क्या हम उस बेसिस पे लेंगे कि वो पीएचडी की कि नहीं, उसका नौकरी कैसा है? नहीं, हम एक ही बेसिस पे लेंगे। जनरली 3-4 बेसिस है। अपब्रिंगिंग कैसा है उसका, कैसा है उसका बिहेवियर, पास्ट कैसा है उसका, यही सब चीज़ पे हम उठाएंगे उसको। अब तुम लोग उसका पास्ट तुम कैसे देखेगा, कैसे पता चलेगा? बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा सवाल से पता चलता है, बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। उससे 5 मिनट बात करने से ही पता चल जाएगा किस चीज़ के लिए क्या है। हम तुमको भी बताएंगे वो सब टेक्निक, पहले केस देख लेते हैं। है, बॉडी की जांच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया, यानी कि या तो उसने अपनी मर्जी से या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसे काफ़ी शराब पिलाई थी और उसी शराब की ओवरडोज और हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की मृत्यु हुई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमन के सैंपल्स भी मिलते हैं, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर ज़बरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सनम हसन के शरीर में जो दिल था वो दिल किसी मेल का था। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकालकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से ये पाया गया कि हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि किसी मेल का है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि उसकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस के लिए केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला था और यहाँ पर पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल थे। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले ये मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम के कुछ कॉलेज के दोस्त थे, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग्स भी थे। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती है, सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन के बॉडी से जो सीमेन के सैंपल्स मिले थे उसके डीएनए से मैच किया जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोहनीश का डीएनए उस सीमेन के सैंपल से मैच करता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहां पर ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल ये था कि सनम की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला था, आखिर वो हार्ट किसका था? अब पुलिस मोहनीश विजय से उस रात के बारे में डिटेल में पूछती है तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिलाई थी। धीरे धीरे ये थोड़ी बहुत शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल गई। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम को उल्टी भी हुई थी, जिसके बाद मोहनीश ने उसे एक कमरे में सुला दिया था और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो सनम है वो मर चुकी है। वो उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी, ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और साल आ जाता है 2014 का। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंड कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है, उनका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जब जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन वहां पर उसके अलावा 4 और बॉडीज मौजूद थी जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है, लेकिन उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने किसी भी पोस्टमार्टम को करते वक्त वीडियोग्राफी भी नहीं की थी। तो यहां पर सीबीआई ये कंक्लूजन निकालती है कि कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की गलती के कारण यहां पर हार्ट मिसमैच हुआ। सनम हसन का जो हार्ट था और कोई दूसरा हार्ट था उसमें डॉक्टर्स कंफ्यूज हुए हैं, जिस कारण से रिपोर्ट में यह बताया गया कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट मिला है। कुछ हद तक ये गुत्थी तो सुलझ गई थी, हालांकि इसका भी कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़कर यही चीजें सामने आई। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि सनम के साथ मरने से पहले संबंध किसने बनाए थे, और यह सवाल खोजने में पुलिस को तकरीबन 2 साल का समय लग गया। अब साल आ
जाता है 2016 का, जब सीबीआई को भी इस केस में कोई लीड नहीं मिलती है, तो वो सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाने की डिमांड रखते हैं। कोर्ट से इस बात के आदेश लिए जाते हैं। कोर्ट जब इनको परमिशन दे देता है तो फिर से सनम की डेड बॉडी को कब्र से निकाला जाता है। उसके कुछ डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, उन डीएनए सैंपल्स को फिर से मैच किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे। यहाँ पर कुछ भी सीबीआई को अभी तक एविडेंस ऐसा नहीं मिला था जिससे किसी को प्राइम सस्पेक्ट बनाया जा सके। सनम हसन के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी जो बेटी थी वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी, वो एक फुटबॉल प्लेयर भी थी, वो कभी शराब वगैरह को हाथ नहीं लगाती थी। उनका कहना था कि बर्थडे पार्टी पर किसी ने जबरदस्ती से शराब पिलाई, शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एंगल से तलाश करती है, दुश्मनी के एंगल से, प्यार के एंगल से। जो 17 सस्पेक्ट यहाँ पर थे उन सभी की बारीकी से जांच की जाती है, उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है, पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, सनम हसन के कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टाफ सभी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी इंटेरोगेशन करने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली थे। इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं जो इस तरह के सामने आते हैं जिनमें केस जो है सुलझने के बाद भी अनसुलझा रह जाता है। इस केस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इतनी लंबी जांच के बावजूद भी इस केस में कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिल पाया। ये केस आज भी पेंडिंग की लिस्ट में पड़ा हुआ है और सनम हसन की हत्या हुई थी या फिर उसकी डेथ एक नेचुरल थी, इस बारे में कोई भी कंक्लूजन निकलकर नहीं आया है। देखिए, सीबीआई की जांच का तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन इस वीडियो से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बेटी है, बेटा है और वो कहीं बाहर पढ़ते हैं तो आपको बारीकी से उनकी एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए। कोशिश